हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 6 और चैप्टर का नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। जो भू आकृतियां हैं तथा उनका विकास किस तरीके से हुआ है, इस चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से ही, ठीक है। और ये आपकी बुक फर्स्ट है, यानी कि इसकी अभी जो बुक सेकंड है वो भी हमें करवानी बाकी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जैसे अब हम यहाँ पर आपको जियोग्राफी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जियोग्राफी के नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसी प्रकार हम आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हिस्ट्री इत्यादि सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करवाई जा रही है, ठीक है, और की जा रही है, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ सकें, चीजों को सीख सकें और कहीं ना कहीं अपने जो पेपर है उसमें पास हो सकें और एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आपको जैसा कि पता है 2026 में जो 12th क्लास है उनके बोर्ड एग्जाम होने हैं, और जो 11th क्लास है उनके एग्जाम होने हैं जो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं सीबीएसई में, ठीक है। बिहार बोर्ड या फिर अदर जो बोर्ड है उनका मुझे नहीं पता, लेकिन बट जो सीबीएसई बोर्ड है उसका जो है वो 15 फरवरी से शुरुआत हो जाती है। तो टाइम आपके पास ऑलमोस्ट वही 45 डेज या फिर 40 डेज बचे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन जो महीने आपके पास बचे हैं इनमें आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, ताकि कहीं ना कहीं जो आपके नंबर है पेपर में वो अच्छे आ सकें, और वो अच्छे जब ही आएंगे जब आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि अभी तक आपने जितने भी मेरे से नोट्स पढ़े होंगे सभी में मैं पहले महत्वपूर्ण जानकारी पढ़वाता हूं। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसकी हमें पहले ही क्या मिल जाती है, जानकारी की। हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इन चीजों की। आगे दिखा रखा है पहला, जब नदी कगार पर ऊपर से सीधी नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब जो नदी है जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है, अत्यधिक गहरे, संकरे और विशाल महाखंड जिनके ढाल बहुत तेज होते हैं कैनियन कहलाते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा पतले होते हैं, ठीक है, गहरे होते हैं और बहुत ढलाऊ टाइप के होते हैं, बहुत तेज ढलान होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उन्हें कैनियन कहते हैं, ठीक है। आगे बता रखा है, जब नदी समुद्र में मिलती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अपने साथ लाई, मिट्टी, रेत आदि को जमा कर देती है, जिसे डेल्टा बनता है। मतलब कि डेल्टा किससे बनता है, जब नदियां होती हैं, जब वो समुद्र में मिलने वाली होती हैं उससे ठीक पहले ही वो बहुत ज्यादा धीमे हो जाती हैं, और तो जो धीमे होने के कारण ही क्या होता है, जो अपने साथ रेत, बालू और चीजें जो बहा के लेके आई होती है वो वहीं पर छोड़ देती है। मतलब कि ढलान वहीं पर क्या होता है, वो जम जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा, याद रखिएगा। आगे दिखा रखा है, बाढ़ के मैदान में नदी के तट पर मोटे अवसादों से बने प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। देखो, जो बाढ़ के जो मैदान होते हैं ना, उनमें ही जो क्या नाम है, जो अवसाद होते हैं उनसे ही जो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राकृतिक तटबंधों का, ठीक है। चलिए आगे। आगे दिखा रखा है, हिमानी द्वारा अपने अग्रभाग में निक्षेपित अवसाद को हिमोड़ कहते हैं। जो हिमानी है उसके द्वारा जो अपने अग्रभाग होते हैं उसमें जो निक्षेपित अवसाद होता है, मतलब जो उसका वेस्टेज होता है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, हिमोड़ कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे अब महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ा, और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके पेपर में 101% पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो आपके पेपर में मार्क्स है वो अच्छे आ सके। बता रखा है पहला क्वेश्चन, लायस क्या है। जो लायस वर्ड है ये है क्या, आइए देखते हैं। पवन द्वारा रेत जब एक विस्तृत क्षेत्र में जमा कर दिया जाता है तो उसे लायस कहते हैं। मतलब कि हवाओं के द्वारा जो रेत होती है वो एक जगह बहुत सारी इकट्ठा कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, लायस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है, विसर्प क्या है। विसर्प क्या है, बता रखा है आंसर, नदी के घुमावदार मार्ग में बने मोड़ विसर्प कहलाते हैं। जो नदी होती है उसके जो मोड़ ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे टाइप के, ठीक है, तिरछे, उसे क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बता रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू आकार की घाटी की परिभाषा दीजिए। यू आकार की घाटी की परिभाषा दीजिए। आंसर दिखा रखा है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानी किसी वी आकार की घाटी को चौड़ा करके जिस घाटी का निर्माण करती है उसे यू आकार घाटी कहते हैं। मतलब कि जो वी आकार की घाटी होती है उसी को और चौड़ा करके जो घाटी बनती है उसका क्या होता है, उसे उसे क्या कहते हैं, यू आकार घाटी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बता रखा है, आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
हिम नदी की परिभाषा दीजिए, जो हिम नदी होती है उसकी परिभाषा दीजिए। हिम क्षेत्रों में हिम अपने दबाव के कारण या अपने भार तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के साथ साथ धीमी गति से बहने लगती है। इस गतिशील बर्फ को हिम नदी कहा जाता है। मतलब कि हिम नदी वो नदी होती है जो जो क्या नाम है, जो बर्फ से जो बर्फ की नदियां होती है ना उनका, ठीक है, उनसे जो नदियां बर्फ से बनी होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, हिम नदी कहते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मरुस्थल से आप क्या समझते हैं? जो मरुस्थल होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, पवन मरुस्थलों में एक प्रमुख साधन है। पवन क्या है, मरुस्थलों में एक प्रमुख साधन के रूप में यूज होता है, ठीक है, माना जाता है ऐसा, जिसके द्वारा भू आकृतियां बनती हैं। मरुस्थलों का तल अत्यधिक गर्म हो जाता है जिससे वह शुष्क और उजाड़ हो जाता है। मरुस्थलों में पवन का कार्य स्पष्ट दिखाई देता है। जो पवन होते हैं वो क्या करते हैं, जो हवाएं होती हैं उनसे मट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाती है और ये कहीं ना कहीं भू आकृतियां बनाती है, ठीक है, तो इसे ही क्या कहा गया है, मरुस्थल कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है छठा, फियोर्ड क्या है? फियोर्ड क्या है? आंसर दिखा रखा है, फियोर्ड समुद्र तट है। फियोर्ड क्या है? एक समुद्र तट है जिसका निर्माण हिमानी द्वारा अपर्दित घाटियों के अशांत समुद्र में डूब जाने से होता है। मतलब कि इसका निर्माण कैसे होता है, हिमानी द्वारा अपर्दित घाटियों से, ठीक है, और समुद्र में डूब जाने से। आगे बता रखा है, इन तटों पर लंबी संकरी तथा गहरी घाटियों में समुद्र का पानी घुस जाता है। नार्वे के तट इसी प्रकार के तट हैं। जो नार्वे देश है उसका जो तट है वो इसी प्रकार का तट है, कैसा, फियोर्ड टाइप का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का आपके पेपर में जरूर आ सकता है, तो अच्छे से पढ़िएगा ताकि कहीं ना कहीं अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। बता रखा है क्वेश्चन नंबर 7, नदी विसर्ग के निर्मित होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। जो नदी विसर्ग है उसके जो निर्मित होने के कारण है उनके क्या करना है, स्पष्ट करना है। देखते हैं पहला, मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। जो नदी विसर्प होती है वो कैसे निर्मित हो जाती है, कहीं ना कहीं बता रखा है, जो पार्श्विक कटाव होता है, जो क्षैतिज होता है, वो इसकी क्या है, एक तरीके से प्रवृत्ति है विसर्प नदी के निर्मित की, ठीक है, जब नदी विसर्प रूप ले लेती है। आगे, तटों पर जलोढ़ या अनियमित व असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों में बढ़ना। मतलब कि जो जो जल का जो वहां पर जमी हुई मिट्टी होती है वो कहीं ना कहीं जल पर, जो जल का बहाव होता है उस पर दबाव डालती है जिससे उसका जो गति होती है वो स्लो होती है, जिसके कारण वो किसका रूप ले लेते हैं, विसर्प नदी होगा, ठीक है। आगे दिखा रखा है, प्रवाहित जल का कोरियालिस प्रभाव से विक्षेपण। जो प्रवाहित जल है, जो बहता हुआ जल है, उसका जो कोरियालिस प्रभाव है उससे भी क्या होता है, ये जो नदी विसर्प रूप ले लेती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। जो डेल्टा बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, आइए देखते हैं। पहला दिखा रखा है, नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। मतलब कि जो नदी होती है जो अपने साथ वो मिट्टी बालू वगैरह जो लेकर आती है उसी को क्या करती है, समुद्र से जो पहले का स्थान होता है उस पर क्या करती है, उस पर बिखेर देती है, ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण होता है। दूसरा दिखा रखा है, नदी भार तट के साथ शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है यदि समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो। मतलब कैसा फैल जाता है, शंकु की तरफ ऐसा फैल जाता है, ठीक है, ऐसे क्या हो जाता है, ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है तीसरा, डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है, मोटे पदार्थ तट के निकट वे बारीक कण गाढ़ चीका सागर से दूर जमा हो जाते हैं। मतलब जो मोटे पदार्थ होते हैं वो कहीं ना कहीं जो तट के निकट होते हैं वहां पर रुकते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ एक तरीके से जमा होते चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा कहां देखा गया है, चीका सागर में, ठीक है। तो गाइस हमने अभी 8 क्वेश्चन करे। 8 क्वेश्चन में से जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 कहीं ना कहीं आपके पेपर में 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो अभी से आप प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं इजी होगा आपको आने वाले टाइम में इन चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और अभी से ही आप 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि फाइनल पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लाया झीलों से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। बता रखा है जो प्लाया झीलें हैं उनसे संबंधित मुख्य बिंदुओं पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है, बताना है, ठीक है। तो गाइस इसकी जो वीडियो मिलेगी वो आपको मिलेगी पार्ट सेकंड में, ठीक है। तो वेट फॉर पार्ट सेकंड, हम बहुत जल्दी आएंगे पार्ट सेकंड को लेकर, और इसी तरीके की और बेहतरीन वीडियोस यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। लाइक वो हिस्ट्री की हो सकती है, पॉलिटी हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो आपको जो 11th जो
जो 12th क्लास में है, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, साथ ही साथ उनके नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।